नमस्कार सुमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंशु जी। जय सिया राम। जय सिया राम। सुमित जी, पुतिन भारत के दौरे पर है। किस तरह का मैसेज चाइना को जा रहा है, ट्रंप को जा रहा है, जो गर्मजोशी पीएम मोदी और पुतिन के बीच में दिख रही है, ग्लोबल टाइम्स कैसे रिएक्ट कर रहा है? अंशु जी, दो दो डिफरेंट कंट्रीज हैं, चाइना और अमेरिका। दोनों का रिएक्शन थोड़ा सा डिफरेंट है। अमेरिका में सदमा है कि इतना प्रेशर डाला पुतिन के ऊपर भी और मोदी के ऊपर कि मीटिंग नहीं होनी चाहिए। उस प्रेशर के बाद भी मोदी जी हाथ मिलाते हैं, जप्फी डालते हैं, खुद रिसीव करने जाते हैं पूरे प्रोटोकॉल्स को तोड़कर। वो एक तस्वीर बहुत कुछ बयान कर गई। ये इंडिपेंडेंट भारत है, तुम्हारी डिक्टेशन के हिसाब से हम नहीं चलेंगे। ये छोटा मैसेज नहीं है। और वेस्टर्न मीडिया में ऑलरेडी बोलना शुरू कर दिया कि मोदी ने डेमोक्रेसी की हत्या कर दी है। ये वॉशिंगटन पोस्ट और वहां पर आर्टिकल्स, एडिटोरियल्स लिखे जा रहे हैं। वही भाषा जो यहाँ पर राहुल गंदगी बोलता है, वही वहां पर बोला जाता है। पहली बात ये। दूसरा, अब उन्होंने क्या बोल दिया कि मीटिंग तो कर लिया आपने, कहीं आप तेल मत खरीद लेना, कहीं आप हथियार मत खरीद लेना। अभी देख लेना, अभी जो जॉइंट स्टेटमेंट आई है उसके अंदर आपको हथियारों की बात भी सुनाई देगी। उसमें आपको तेल की बात भी सुनाई देगी, आपको एनर्जी सिक्योरिटी की बात सुनाई देगी। प्लस एक चीज और है, आपको याद होगा अभी रिसेंटली जब पुतिन ने आना था यहाँ पर, कल आना था, एक दिन पहले उससे हमारे सारे एयरपोर्ट्स के ऊपर अटैक किया गया। वहां पर माइक्रोसॉफ्ट के अंदर ग्लिच आ गया है और ग्लिच आने से सारी फ्लाइट्स को कैंसिल करना पड़ा। सॉफ्टवेयर किसका है? माइक्रोसॉफ्ट का। आपको याद होगा पहले भी इन्होंने हमारी कंपनीज के सॉफ्टवेयर्स को ग्लिच के नाम कर बोलकर ब्लॉक कर दिया था। अब दोबारा से हमारे सारे एयरपोर्ट्स को इन्होंने मैसेज ब्लॉक करने के बाद एक मैसेज भेजा कि जो लाइन है उसको क्रॉस मत करना। ये पुतिन को भी और मोदी को एक मैसेज था। और हमने क्या किया, सारी लाइनें मिटाकर जप्फी डाल दी पुतिन को। तो ये चीजें हैं, ये आपको समझना पड़ेगा कि ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, ये क्यूज हैं। और जब माइक्रोसॉफ्ट से पता किया कि भाई आपका वहां पे सिस्टम बंद है, तो बोले ये हमारे यहाँ पे तो बिल्कुल ठीक आ रहा है। अमेरिका में बैठकर माइक्रोसॉफ्ट के पास मैसेज ये है कि इंडिया में सारे एयरपोर्ट्स के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन भारत के अंदर सारे एयरपोर्ट बंद है। तो ये मैसेजिंग होती है डीप स्टेट की तरफ से कि भाई वी कैन कंट्रोल यू। ये मैसेज था पुतिन को कि देख देख लीजिए आपका दोस्त कितना वनरेबल है। तो ये चीजें हैं, ये लड़ाई है, ये चलती रहेगी। तो ये तो हो गया अमेरिकन साइड का हाल। अब चाइना पे आए थे। चाइना में पॉजिटिव न्यूज भी है और नेगेटिव भी है। अब दोनों का मतलब क्या है, पहले पॉजिटिव लेते हैं, नेगेटिव बाद में करेंगे। पॉजिटिव न्यूज ये है कि पुतिन अगर मोदी से मिलेंगे तो चाइना कुछ चाहता है जो मोदी जी से, लेकिन मोदी जी हाँ नहीं कर रहे। वो है कि ब्रिक्स की करेंसी पे अगर मोदी जी हाँ कर दे तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। वो क्यों? क्योंकि चाइना अकेला ब्रिक्स की करेंसी शुरू नहीं करवा सकता। उसके लिए उसे चाहिए कि भारत टैग अलोंग साथ में हो। रशिया का इंटरेस्ट है कि ब्रिक्स की अपनी करेंसी आए। मैं समझाता हूं कैसे। अभी क्या है कि पूरी दुनिया डॉलर के ऊपर काम करती है, लेकिन डॉलर ने हमें हॉस्टेज बना के रखा हुआ है। हम कौन सी कंट्री से कौन सा तेल खरीदेंगे, डॉलर में ही खरीदना पड़ेगा। हमने अगर आज रशिया से तेल खरीदा है, प्रॉब्लम रशिया से तेल खरीदने की नहीं है। हमने रशिया से तेल खरीदा इंडियन रुपी में। अगर हम डॉलर में खरीदते रहते तो अमेरिका को प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि हमने इंडियन रुपी में किया है, डॉलर को छोड़ दिया तो वहां पे प्रॉब्लम आ जाती है। अब अगर 1 या 2% भी दुनिया की जो इकोनॉमी है वो अगर डॉलर को छोड़ती है तो अमेरिका के अंदर भुखमरी आ जाएगी। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं चाइना, रशिया, भारत। ये 3 कंट्रीज अगर मिलकर काम करें तो 27% दुनिया की इकोनॉमी डॉलर से बाहर निकल जाएगी। 1-2% पे वहां पे हाहाकार मचता है, 27% में आप समझ लीजिए अमेरिका का गेम सेट मैच ओवर, वो वाला हाल हो जाएगा। इसलिए चाइना एक मैसेज भेज रहा है कि ब्रिक्स की करेंसी में किसी तरीके से भारत को मिलाया जाए। और भारत ने भी एक मास्टर स्ट्रोक कर दिया। मोदी तो गुजराती है, उनको मालूम है कि बिजनेस कैसे कर रहा है। उन्होंने क्या किया कि क्यों ना हम भाई ब्रिक्स का स्यापा नहीं डालते जब तक डोनाल्ड ट्रंप बैठा है, इसको ठंडे बस्ते में डालते हैं, 1-2 साल में कर लेंगे। क्यों ना हम अपनी अपनी करेंसीज में काम करें। मैं रुपये में काम करूंगा, वो रूबल में काम करेगा, तुम युआन में काम करते रहो। अगर हम तीनों अपनी करेंसीज में काम करते रहें, और दूसरा एक और चीज है कि आपको कहीं और जाकर माल बेचने की जरूरत ही नहीं है। आप
अपना माल मेरी मार्केट में बेचिए, मैं दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग और सबसे बड़ी मार्केट हूँ आज की डेट पे, और मेरा जो माल है मैं आपकी कंट्री में बेचता हूँ। तो पुतिन ने पहली बात ये करी है कि हम यहाँ पर ट्रेड डील साइन करने आए हैं, प्लस हम इंडियन प्रोडक्ट को भी खरीदने आए हैं। इसलिए वो इतनी बड़ी डेलीगेशन लेकर आए हैं कि यहाँ पर भारतीय सामान को खरीदा जाएगा। ना दिस इज, ये बहुत बारीक चीजें हैं जो मीडिया कई बार कवर नहीं करता है, तभी ये चीजें के ऊपर हमारी नजर है और चाइना की नजर भी है। इसलिए इस विजिट से पहले चाइना ने 2-3 हरकतें करी। एक, जो हमारे भारतीय प्रोडक्ट्स हैं वो पहले बैंड थे चाइना के अंदर, अभी यहाँ पे मार्केट खोल दिया है। मुझे यहाँ पर पहली बार गर्व से बता रहा हूँ, भारतीय प्रोडक्ट्स मेड इन इंडिया चाइना में दिखते हैं। अब आप किसी भी सुपरमार्केट में चले जाइए, आपको भारतीय प्रोडक्ट दिखते हैं। ये सिर्फ मसाले की और वो बात नहीं है, इवन कि हमारे खिलौने हैं, जबकि चाइना ऑलरेडी टॉय मार्केट में बहुत आगे है, लेकिन जो सॉफ्ट टॉयज है वो भारतीय आने शुरू हो गए, मसाले आते हैं, प्लास्टिक का सामान है, ये आहिस्ता आहिस्ता मार्केट के अंदर पेनिट्रेशन हमारी होनी शुरू हो गई। दूसरा, चाइना ने ऑलरेडी जो भारतीय फ्लाइट्स हैं उसको चालू करवा दिया डायरेक्टली, वीजाज मिलने शुरू हो गए हैं। प्लस एक जो के वीजा इशू किया था कि जितने भी H1B वीजा जिनको नहीं मिलता है, आप कहना आइए यहाँ पर हमारे साथ मिलकर आइए सॉफ्टवेयर्स को डेवलप करते हैं ताकि अमेरिका की जो हेजेमनी है उसको हम काउंटर कर सके। ये कुछ क्यूज हैं जो चाइना चाहता है आपके साथ, और उन्होंने दोस्ती का हाथ बढ़ाना शुरू कर दिया। मैं हमेशा बोलता हूं चाइना के ऊपर आप विश्वास नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए, ये दोगले इंसान है। मैं अपनी वाइफ की बात नहीं कर रहा हूं, मैं चाइनीज की बात कर रहा हूं। बट प्रॉब्लम एक और है कि चाइना इस वक्त फंसा हुआ है। चाइना के पास कोई दोस्त नहीं है, उसका एक ही दोस्त था पाकिस्तान, वो भी आपको मालूम है आजकल उसकी भी वाट लगी पड़ी है। तो चाइना अगर चाहेगा, अगर अपने आप को बचाना चाहता है तो क्या करेगा? अमेरिका ने ब्लॉक किया हुआ है, यूरोप डाउन है और किसी के पास हैसियत नहीं है, हम ही रहते हैं। उन्होंने भारत को एक दोस्त बना लिया। और ये दो दो चीजें हो गई जिसके कारण ये जो सारा कुछ हो रहा है वेस्टर्न मीडिया में और चाइना में, इसको बड़े डिफरेंटली देखा जा रहा है। चाइना में जो पॉजिटिव न्यूज ये है कि अगर मोदी जी मान जाए, ट्रेड के लिए तो मान गए हैं, फ्लाइटें चालू करती हैं 5 साल के बाद, जो गर्मी सर्दी थी बॉर्डर के ऊपर वो कम हो गई है, ये पॉजिटिव साइंस है। तो वो चाहते हैं कि ये काम हो, ये चाइना रशिया भारत इकट्ठे मिलकर अमेरिका को डाउन करें, ये पॉजिटिव न्यूज हो गया। दूसरा एक और है, दूसरा न्यूज ये है जो नेगेटिव न्यूज है कि जो हम हथियार खरीद रहे हैं, जो हम को डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, देखिए अगर हम सिर्फ हथियार खरीदते रशिया से तो चाइना को प्रॉब्लम नहीं था। उसे मालूम है कि ये रशिया से ये सामान आएगा, ये 2029 पे 30 में जाकर आएगा, तो दिल्ली बहुत दूर है, उससे पहले बहुत पानी पुलों के नीचे से निकल चुका होगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि मोदी जी ने गेम को चेंज कर दिया। भी एक तरफ तो आप बात कर रहे हैं चाइना के साथ, आइए मिलकर हम अपनी करेंसीज में काम करते हैं, हम ट्रेड करते हैं, और दूसरी तरफ अब रशिया से ट्रांसफर करवा रहे हैं टेक्नोलॉजी। भी ब्रह्मोस की टेक्नोलॉजी आपने को डेवलप करके ट्रांसफर करी, कुछ ही महीनों में हमने ब्रह्मोस निकाल दी। तो चाइना को मालूम है कि अगर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर आएगा तो भारत ने तो 1-2 साल में अपने ये सारी चीजों को बना के निकाल देना है, लेकिन अगर रशिया से खरीदेंगे तो 5 साल लग जाएंगे। तो चाइना को जो नेगेटिव न्यूज है कि हम S-500 यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं, S-400 को बनाने की बात कर रहे हैं, सुखोई 57 है, ऑयल की डील्स है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स है, बहुत कुछ है टेबल के ऊपर। दिक्कत को डेवलपमेंट में है, क्योंकि जब हम डेवलप करेंगे यहाँ पर मिलकर रशिया के साथ, तो हम जो हमारा जो कावेरी इंजन है, हमारा ये सुखोई को हम अपग्रेड कर रहे हैं, हमारा तेजस है, हम उसको भी तेजी से डेवलप करेंगे। दिक्कत उस चीज की है, तो नेगेटिवली उस चीज को देखा जा रहा है। तो मैंने आपको दिखा दिया कि पॉजिटिव न्यूज क्या है, नेगेटिव न्यूज क्या है। और दूसरा, जो चाइना है कम्युनिस्ट कंट्री के अंदर, हमेशा ही क्या आप बोलते हैं उसके ऊपर इनकी नजर नहीं होती। इनकी नजर होती है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या थी, आपका बोलने का स्टाइल क्या था, आप एक दूसरे को मिले कैसे, इनकी बहुत करीब, बहुत बारीक इनकी नजर रहती है। शायद मैंने चीजें इनसे सीखी हैं कि किस तरह से जियो पॉलिटिक्स में हर चीज के ऊपर नजर रखनी है, एक एक वर्ड का मतलब होता है और ये उसको डिकोड करते हैं। इसलिए मुझे समझ आता है कि चाइना के अंदर जो खलबली है वो किस बात की है, और जो पॉजिटिव न्यूज है ये पॉजिटिवली देख रहे हैं। पुतिन अगर भारत में आए हैं, पहली बार मैं देख रहा हूं कि चाइना के अंदर पॉजिटिव न्यूज आ रही है कि पुतिन इज इन भारत, क्योंकि इनको दिखता है कि ये अलायंस ये अमेरिका को डाउन करेगा, ये उसकी दादागिरी को कंट्रोल करने में हमारी मदद करेगा। तो ये पॉजिटिव है। नेगेटिव बता दिया, पॉजिटिव बता दिया, रिएक्शन बता दिया आपको। और वेस्टर्न मीडिया ये वही है, रुदाली गैंग, जो अभी भारत में पुतिन आए हैं, क्योंकि पुतिन पिछले 3-4 साल में कभी घर से बाहर नहीं निकले।
वो हमेशा घर में रहे, लेकिन यहाँ पर धड़ल्ले से आए थे, इंटरनेशनल सारे लॉस को तोड़कर, कि बिल्कुल। मुझे भारत में जाकर कोई रिस्क नहीं है। तो ये एक दर्शाता है आपको इंडिपेंडेंट भारत, इंडिपेंडेंट हमारी फॉरेन पॉलिसी, हमारा डिसीजन मेकिंग, और किसी के दबाव में ना आकर हम एक फोटो निकालें जहां पर मोदी जफ्फी भी डालते हैं, उसके बाद अपनी गाड़ी में बिठाकर जाते हैं, और वही वही सिलसिला जो तिएनजिन चाइना में शुरू हुआ, आज दिल्ली में जाके खत्म हुआ। तो ये बहुत कुछ दर्शाता है जी। पर जैसे आपने अभी याद दिलाया ना तियानमेन का कि एससीओ के समिट में भी दोनों साथ साथ रहे, तब तो यहाँ तक खबरें थी कि कहीं ना कहीं पीएम मोदी की जान को खतरा था, और उसको भांपते हुए पुतिन ने उनको अपनी गाड़ी में बैठाया, 1 घंटे तक दोनों साथ साथ रहे। यहाँ तो चलिए हमारे घर में पुतिन आए हैं तो सराखों पर है मेहमान, तो देवता तुल्य होता है भारतवासियों के लिए। लेकिन जो आप चाइना की बात करें, बड़ा पॉजिटिव है, लेकिन चाइना की भी रूस के साथ बड़ी अच्छी दोस्ती है, लेकिन जो रेलॉस समझौता हुआ है, ये तो और भी 10 कदम आगे जाकर है। इसमें तो इंडियन ओशन तक रूस की भी पहुंच होगी, आर्कटिक तक भारत की भी पहुंच होगी। तो ये इस डेवलपमेंट को कैसे देखता है चाइना? क्योंकि उनको इतना पता है कि रशिया से हमारी अच्छी दोस्ती है, लेकिन भारत के साथ तो रशिया की दोस्ती 10 कदम आगे चली गई ना। अजय जी, ये जो रेलॉस की जो एग्रीमेंट अभी हुआ है, मैं अपने चैनल के ऊपर ऑलरेडी अबाउट 4 मंथ्स बैक मैंने ऑलरेडी कवर कर लिया था कि रशिया के साथ हमारी ये डील हो रही है, हम्म। और उसमें मुझे चाइना से ही पता लगा था कि ये चीज हमारी हो रही है, और मुझे इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कईयों का फोन आया, हाउ डू यू नो दिस थिंग्स। उसका रीजन था, चाइना ने पहले पिच किया रशिया को कि जो आर्कटिक सर्कल के ऊपर अब जो नया ट्रेड रूट्स खुल रहे हैं, उसके अंदर आप हमारी एंट्री करा दीजिए, जिसको आर्कटिक सर्कल बोला जाता है। उसके अंदर आर्कटिक के जो जो 5-6 कंट्रीज हैं, उसके मेंबर्स हैं। भारत आर्कटिक सर्कल से 8,000 किलोमीटर दूर है, और रशिया ने हमें बोल दिया कि तो आर्कटिक आर्कटिक सर्कल के जो नए रूट्स हैं, उसके मेंबर बन जाइए। समझ नहीं आया मुझे भी कि व्हाट इज दिस हैपनिंग। चक्कर ये था कि रशिया चाइना के ऊपर कभी ट्रस्ट करता ही नहीं है। हमारे इंडिया में एक एक धारणा है, एक सबको लगता है कि चाइना और रशिया दोनों बड़े नेचुरल अलाइज हैं, दोनों कम्युनिस्ट हैं। लेकिन कम्युनिज्म में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, ये अपने बाप के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं करते। तो रशिया चाइना के ऊपर ट्रस्ट नहीं करता है, इसलिए आर्कटिक सर्कल में उन्होंने चाइना की एंट्री को बैन किया। उनको अगर आइस ब्रेकर्स भी चाहिए तो चाइना से बनवा सकता था। आज की डेट में दुनिया की सबसे बड़ी शिप बिल्डिंग जो इंडस्ट्री है, वो चाइना के पास है। 60% ऑफ वर्ल्ड शिप्स चाइना बनाता है। उसने चाइना को ऑर्डर नहीं दिया, भारत को दिया है, और उसके बाद आर्कटिक सर्कल में हमें जोड़ लिया। व्लादिवोस्तोक का जो पोर्ट है, वो ऑलरेडी हमारे पास है, बिल्कुल नाक के नीचे है चाइना के। तो ये जो सारी चीजें हैं, वो चाइना उसे नेगेटिवली देखता है। लेकिन इन्हें दोस्ती, इनको दुश्मनी बनानी आती है, दोस्ती बनानी आती नहीं चाइना को। ये सिर्फ दो ही भाषा समझते हैं, एक है ट्रेड की, पैसे की, और दूसरी है शक्ति की। मोदी जी ने शक्ति दिखाई गलवान के बाद और डोकलम के बाद, तो इनको समझ आ गया कि ये मोदी है, इसके सामने हमें झुकना पड़ेगा। मुंह छुपाकर, टेल्स इन देयर लेग्स, दे वेंट बैक, पूरे बॉर्डर खाली कर दिया, पीछे हट गए। लेकिन पीछे हटे हैं फिजिकली, नॉट मेंटली। अरुणाचल का जो इनका क्लेम है कि हम लेके रहेंगे, वो वेट कर रहे हैं कि राहुल गांधी एक दिन प्रधानमंत्री बनेगा, वो हमें थाली पर रख के दे देगा। वो प्रधानमंत्री बनने की वेट कर रहे हैं राहुल की। कोई बात नहीं, 1000 साल वेट कर लीजिए, हो सकता है कि दोबारा से ये धुरत नीचे आ जाए। लेकिन एज फार एज चाइना और रशिया इज कंसर्न, दोनों की दोस्ती कभी थी नहीं। तो चाइना ने उसका ऑब्जेक्ट किया है कि आपने भारत को क्यों ले लिया, भारत 8,000 किलोमीटर दूर है, आपको वहां पर इनको लेके आने की जरूरत क्या थी। एंड पुतिन का आंसर था, दिस इज माई इंटरनल मैटर, प्लीज डोंट इंटरफेयर। तो ये चीजें हैं जहां पर उनका गुस्सा भारत से नहीं, रशिया से हो सकता है, बिकॉज हमने को ऑफर नहीं किया कि वी वांट टू बी पार्ट ऑफ इट, रशिया ने ऑफर किया, हमने हाँ कर दिया। तो वो उसमें भारत के खिलाफ नहीं है, वो रशिया के खिलाफ है इसके लिए। बट वो इनका अपना, चाइना का और रशिया का अपना इंटरनल मैटर है, अपना सुलझते रहेंगे जी। और फिर सुमित जी, इंडियन ओशन में जिस तरह से चाइना अपना दबदबा दिखाता है, अब तो उस दबदबे पर भी लगाम लग जाएगी ना। आप सोचिए कितने सारे 5 साल तक जो रूस के बताया जा रहा है, 5 युद्धपोत जो है वो इस इलाके में तैनात रहेंगे, 10 सैन्य विमान भारत में रहेंगे, 3,000 से ज्यादा सैनिक तैनात रहेंगे, और बिल्कुल ऐसा ही भारत भी करेगा। मतलब ये तो ऐसा हो गया ना कि नाम के दो देश है और एक साथ मिलकर आ रहे हैं। तो अब तो चाइना क्या, अमेरिका भी भारत की तरफ आंख उठाकर देखने से पहले 10 बार सोचेगा कि उसको मुकाबला किससे करना है। पहली बात ये अजय जी, मैं आपको एक चीज गारंटी से बता सकता हूँ,
चाइना हमारे साथ युद्ध चाहेगा ही नहीं, क्योंकि चाइना ने कभी युद्ध किया ही नहीं है किसी के साथ। वो सिर्फ कंट्रीज को आंखें दिखाता है, उनको एंगेज करके रखता है। एंगेज करके इसलिए रखना है ताकि आपकी जो रिसोर्सेज हैं वो डाइवर्टेड रहे। आप देखिए, चाइना ने हमारे साथ कभी पंगा नहीं लिया, ठीक है, अंदर आ गए, पीछे चले गए, लेकिन वो एंगेज करता है हमें पाकिस्तान के थ्रू, कभी श्रीलंका के थ्रू, कभी म्यांमार के थ्रू, कभी बांग्लादेश के थ्रू, या कभी जो हमारे डायस्पोरा बाहर रहता है उनको तंग करवाता है, उनके खिलाफ कोई ना कोई मुहिम शुरू करवा देगा, कभी खालिस्तानी खड़े हो जाएंगे, ये सब फंडेड होते हैं। कभी इंडियन मीडिया में मोदी जी के खिलाफ आर्टिकल छपते हैं, पैसे लेकर ये छापते हैं, आप मीडिया में रहिए, आपको मालूम है कि मीडिया कैसे चलता है इंडिया का। तो ये सारे पैसे वहां से आते हैं। न्यूज क्लिक में 92 करोड़ रुपीस आए थे, वो पकड़े गए थे, वो चाइना से ही पैसे आए थे, आपके सामने सब कुछ है। तो चाइना कभी भी आपके साथ डायरेक्टली कन्फ्रंट्रेशन में नहीं आएगा, आपको एंगेज रखेगा, आपको तंग करके रखेगा। वो इतनी ही लड़ाई कर सकता है आपसे। तो कभी उसने यहाँ पे पोर्ट्स पे आ गया, कुछ भी कर लिया, वो सब इसलिए है कि आपको अपनी रिसोर्सेज को डाइवर्ट करना पड़े। लेकिन आई ऑलवेज थैंक चाइना। आप एक दिन थैंक्स करेंगे चाइना को। वो क्यों? क्योंकि जब ये आंखें दिखाता है तो हमने अपनी नेवल फोर्सेस को अपग्रेड करना शुरू किया, हमने अपनी एयरफोर्स को अपग्रेड किया, हमने आर्म्ड फोर्सेस जो हमारी आर्मी है उसको हमने बुलेट प्रूफ जैकेट्स दिए, लेटेस्ट वेपन्स दिए, वो हमने करना शुरू किया क्योंकि चाइना ने हमें तंग करके रखा। यस, हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो डाइवर्ट हुए, बट एक इंडस्ट्री भी खड़ी हो गई हमारे यहाँ पर। आज हम हथियार खरीदते नहीं, हम बेचते भी हैं। तो हमने वो चीजें करी जो चाइना कभी सोच नहीं सकता था। एक और चीज है, इसके लिए मैं थैंक्स करता हूँ चाइना को। चाइना जब जब चाइना ने हमें आंखें दिखाई तो बॉयकॉट चाइना के नारे भी भारत में लगे। हमने आत्मनिर्भर के ऊपर काम करना शुरू किया, हमने चाइनीज प्रोडक्ट्स को बंद कर दिया खरीदना। अब मार्केट में लोग जाते हैं, हल्का हल्का सा मेड इन भारत का प्रोडक्ट हल्का सा महंगा भी होता है तो लोग वो खरीदते हैं, कहता है चाइनीज नहीं खरीदना यार, ये दुश्मन कंट्री है। तो आप समझिए, चाइना को आपको थैंक्स करना पड़ेगा। उन्होंने ये काम करने के बाद आपके अंदर नेशनलिज्म की जो एक आग शुरू करी है, सारा भारत एक झंडे के नीचे लाकर खड़ा कर दिया। भारत माता की जय जब बोलते हैं सारे लोग, ये चाइना के अंदर एक आर्टिकल था, मैंने वीडियो बनाया था इसके ऊपर, कि वी नेवर एक्सपेक्टेड कि भारत के अंदर एक नेशनलिज्म की इतनी लहर खड़ी होगी कि जितने मर्जी तीर लगाने की कोशिश करें, ना सनातनियों पे लगते हैं ना मोदी पे लगते हैं। ये कवच बन गया है, एक नेशनल एंथम बन गया है, वंदे मातरम। तो ये चीजें चाइना भी नोट कर रहा है कि अब भारत से पंगा नहीं ले सकते। और मैं बार बार बोलता हूँ, गारंटी से बोलता हूँ, चाइना आपको तंग करेगा, कभी आर्मी भेज देगा, कभी एक स्ट्रक्चर खड़ा कर देगा ताकि आपको एंगेज करके रखे। युद्ध आपसे नहीं करेगा, हाँ, आपके साथ युद्ध करवाएगा जरूर। वो कभी बांग्लादेश के थ्रू युद्ध करवाने की बातें बोलेगा, कभी नॉर्थ ईस्ट को काटने की बातें बोलेगा, कभी पाकिस्तान की तरफ से वहां से किसी किसी न किसी को पैसे देकर एक कोई टेररिस्ट अटैक करवा देगा, वो करता रहेगा। कभी युद्ध शुरू करवा देगा, युद्ध शुरू करवाएगा, लेकिन युद्ध शुरू खुद वो कभी नहीं करेगा। इसलिए चिंता मत कीजिए। उनकी जो यहाँ पर कभी इनकी जो ये पनडुब्बियां होती हैं, क्या बोलते हैं इसको, या इनकी शिप्स हैं, अगर हमारे बैकयार्ड पे है भी हैं तो चिंता मत कीजिए, हमारी शिप्स भी उनके बैकयार्ड पे हैं। हमारी शिप्स आज की डेट में जापान में घूम रही हैं, फिलीपींस में घूम रही हैं, हमारी शिप्स भी वहां पर हैं और हमारी ब्रह्मोस भी वहां पर है। तो अगर उन्होंने हमें कुछ करने की कोशिश करी है तो हमने भी अच्छी तरह से घेराबंदी करी है। और चाइना में मैं बैठा हूँ, चिंता मत कीजिए जी। पर चिंता तो इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप को हो रही होगी ना, कहाँ तो एक तरफ युद्ध करते रहते हैं, फिर भारत पर किस तरह से यूक्रेन युद्ध चल रहा है, भारत की वजह से ये थोपने की कोशिश की भारत रशिया से तेल ना खरीदे, इसके लिए टैरिफ तक लगा दिए, और अब पुतिन भारत आकर बैठे हुए हैं। तो आप सोचिए वहां पर बात क्या हो रही। पीएम मोदी कह रहे हैं हम शांति के पक्षधर है। गीता का रशिया में ट्रांसलेटेड वर्जन उन्होंने दिया है पुतिन साहब को। तो आप सोचिए कि अब तो दुनिया में ये भी कहा जाने लगा है कि अगर यूक्रेन वॉर रुकता है कल को तो रास्ता दिल्ली से होकर ही जाएगा, पीएम मोदी की उसमें अहम भूमिका होगी। कहां डोनाल्ड ट्रंप उस वॉर को रुकवाने में एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं और कोशिश करें कि शायद अगली बार का नोबेल उनको मिल जाए, और यहाँ पर बातें इस तरह की हो रही हैं, तो ये भी तो पेट में दर्द कर रहा होगा ना डोनाल्ड ट्रंप के। संजय जी, बुक कौन सी दी है? भागवत गीता। भागवत गीता जो युद्ध शुरू होने से पहले दी गई, लेकिन जब नहीं रुका पाए तो युद्ध करना पड़ा। ये बहुत बड़ा मैसेज है एक, कि हम एक हाथ में भागवत गीता रखते हैं तो दूसरे में सुदर्शन चक्र भी है। तो जिसकी जरूरत पड़ेगी वो यूज करेंगे एट द राइट टाइम। हमने पुतिन साहब को क्या बोला? पुतिन को बार बार हम एक ही बात बोलते हैं कि नेशनल इंटरेस्ट में जो आपको करना पड़े वो आप कीजिए। वी आर नॉट सेइंग कि युद्ध रोक दीजिए, नॉट एट ऑल।
हमने बोला नेशनल इंटरेस्ट के लिए, अगर आपको लगता है कि आपकी जरूरत है, आपको करना पड़ेगा, आप कीजिए, बट अल्टीमेटली आपको बातचीत करनी ही पड़ेगी, इसको रोकना ही पड़ेगा। दिस मैडनेस कैन नॉट गो ऑन। अब डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी कोशिश करी कि युद्ध रुक जाए, लेकिन यूरोप नहीं चाहता कि युद्ध रुके। तो इसमें यूरोप की और यूक्रेन की, क्योंकि वहां पप्पू बैठा है यूक्रेन में, तो वो नहीं चाहता कि उसकी कंट्री तबाह हो रही है, उसकी कंट्री उसके हाथ से फिसलती जा रही है। और उसने स्टेटमेंट भी दिया है कि जब पुतिन भारत में आ रहे थे कि मोदी जी प्लीज ये युद्ध रुकवा दीजिए, आप पुतिन को मना लीजिए, क्योंकि उन्हें मालूम है पूरी दुनिया को कि मोदी की ही एक ऐसा आदमी है जिसकी बात पुतिन सुनते हैं। देयर इज नोबडी एल्स जिसकी पुतिन बात सुनते हो। मैं उसका थोड़ा सा एक एग्जांपल देता हूं। आपने कभी भी पुतिन को वर्ल्ड के लीडर्स के साथ खड़े होकर वहां पर हाथ मिलाते भी देखा नहीं होगा। अगर किसी ने हाथ मिलाने की भी कोशिश करी पुतिन के साथ, तो उनकी जो एसपीजी होती है वो वहां पर आके खड़ी हो जाती है कि हाउ डेयर यू इवन टच हिम। मोदी हैं, गले मिलते हैं। तो ये एक बहुत फर्क है कि एक जो दोस्ताना एक माहौल है मोदी और पुतिन के बीच में, ये किसी और के साथ नहीं है। ये प्रिविलेज किसी के लिए नहीं है। और जितने मर्जी वर्ल्ड लीडर्स आए हैं, आपको याद होगा G20 में सारे वर्ल्ड लीडर्स भारत में आए, इंक्लूडिंग बाइडेन। मोदी किसी को लेने नहीं गए। ये पुतिन है सिर्फ जिसको लेने जाते हैं। तो ये बहुत कुछ दर्शाता है आपको। वेयर इज दिस रिलेशनशिप गोइंग ऑन? क्या है? अगर युद्ध को रुकवाना है, कोई और नहीं रुकवा सकता, जितने मर्जी कोशिश कर ले। अगर कोई रुकवाएगा तो मोदी रुकवा सकता है। बट मैं पहले बोला आपको, गीता युद्ध शुरू होने से पहले दी जाती है, युद्ध रुकवाने के लिए नहीं। युद्ध कभी रुक नहीं सकता। ये पुतिन का अपना मैटर है। यस, हम पिच कर सकते हैं, वी कैन टॉक टू, लेकिन सामने वाली पार्टी भी तो युद्ध रुकवाने के लिए तैयार हो। जब सारी कोशिशें ऑलरेडी ट्रम्प कर चुके हैं, सारे पीस प्रोग्राम दे चुके हैं, 28 प्रोग्राम, पॉइंट प्रोग्राम, 19 पॉइंट प्रोग्राम, अब तो 16 की बातें हो रही हैं। और यूक्रेन का प्रेसिडेंट वो बिना मीटिंग करे वापस चला गया, जबकि उसकी मीटिंग होनी थी। इतना एरोगेंस है, इतनी वहां पर जिसको बोलते हैं कि आई डोंट नो व्हाट ही टेक्स। मुझे लगता है उसका भी हाल वैसा ही है जैसे राहुल का है कि टुडे मॉर्निंग आई गॉट अप एट नाइट आफ्टर, उसको सूंघने के बाद। तो वही हाल जेलेंस्की का भी है। तो इसलिए ये युद्ध ना मोदी रुकवा सकते हैं, ना पुतिन रुकवा सकते हैं, ये सिर्फ जेलेंस्की रुकवा सकता है। और पप्पू कब क्या सोचेगा और क्या करेगा, ये पप्पू जाने। जी। पर आपने पप्पू पप्पू का जिक्र बार बार किया, पता नहीं मुझे क्यों लगा कि मैं आपसे सवाल पूछ ही लूं। हमारे देश में एलओपी है राहुल गांधी, बड़े बेकरार थे पुतिन से मिलने के लिए। आप सोचिए कि मैं एलओपी हूं, मेरी तो मुलाकात ट्रेडिशनली होनी चाहिए थी, मैं उनको अपना प्रोस्पेक्टिव समझाता भारत को लेकर। उनकी बहन और वो दोनों कल पूरे दिन मीडिया में बोलते रहे। और भाई, पुतिन मिलना चाहते हैं राहुल गांधी से, ये तो पुतिन डिसाइड करेंगे ना, हम तो डिसाइड नहीं करेंगे, भारत या एमईए डिसाइड नहीं करेगा। लेकिन क्यों मिलना चाहते थे, क्या लगता है आपको? क्या उनको कहीं से चाबी भरी गई थी कि नया प्रोपेगेंडा लेकर मिल लो उनसे? देखिए, पहली बात यह है कि वो जब बोलते हैं कि मैं एलओपी हूं, तो बड़ा क्लियर है कि मैं लीडर ऑफ पागल्स या पिद्दीज हूं। तो पागलों को और पिद्दियों को पुतिन मिलते नहीं है, ये आपको मालूम है। तो वो जब बोलते हैं कि मैं एलओपी हूं, तो बड़ा क्लियर है। दूसरी बात, मिलना क्यों है? मिलना इसलिए है क्योंकि पापा जी ने बोला है कि पहले जाकर देखो कि वहां पे क्या हो रहा है। अब पापा भी बहुत है, मैं चलो बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे। दो पापा तो कंफर्म्ड है कि एक सोरोस है, एक चाइना है। ये जो दो पापा हैं, ये दोनों देखना चाहते हैं कि पुतिन और मोदी मीटिंग में करेंगे क्या, एग्रीमेंट्स कौन से हैं, वहां पर कौन सी पर्सनल बातें होनी है। और एलओपी को लगता है कि भाई मुझे अगर मैं वहां पे बैठा हूंगा तो मुझे बहुत इंफॉर्मेशन अंदर से आएंगी। पहली बात तो ये। दूसरा, उसका अपना पर्सपेक्टिव क्या है। अगर आप राहुल की बात करें तो उसका पर्सपेक्टिव बड़ा क्लियर है। जब देश से बाहर जाता है तो उसका पर्सपेक्टिव है कि एंटी मोदी एंड एंटी इंडिया कौन सी स्टेटमेंट देनी है, वो उसको वो करनी है। मोदी जी अगर ब्राजील और अर्जेंटीना में गए तो वहां पर ये उनकी मीटिंग के बाद वहां पहुंच गया वो सारे एग्रीमेंट्स को कैंसिल करवाने के लिए। मोदी जी अमेरिका गए तो अमेरिका में जाकर वहां पे गन डालना शुरू कर दिया। अब मोदी जी की दोस्ती पुतिन के साथ कैसी है ये सबको मालूम है। उसको कैसे डीरेल करना है, कैसे मोदी को एक डिक्टेटर दिखाना है, उनको एंटी इंडिया दिखाना है या एंटी डेमोक्रेसी दिखाना है, वो वहां पर जाके ये बोलेगा कि आप इनको हटाकर हमें ले आइए। और जब मैं जौन से आप हथियार बोलेंगे आपसे खरीदने के लिए, हम सब खरीद लेंगे, बस 40% का कमीशन मेरी मम्मी जी के अकाउंट में डाल देना। यही कुछ बोलेगा और क्या बोलना है। तो इसलिए जो इसकी जो मीटिंग है, पहली बात है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उन्होंने क्लियर कर दिया कि वी डू नॉट सेट द एजेंडा। सामने वाले लीडर को किसके साथ मिलना है ये वो डिसाइड करते हैं। राहुल गांधी को लगता है कि ही इज एंटाइटल्ड
कि कोई भी वर्ल्ड लीडर आए तो मेरे साथ मिले ही मिले, क्योंकि मैं गांधी फैमिली से आता हूं। वो भूल गया है कि ये रिमोट कंट्रोल की सरकार नहीं है, कि मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, वर्ल्ड के लीडर्स यहाँ पे आते थे, उन्हें साइड पर कर कर वो पहले सोनिया गांधी के साथ हाथ मिलाते थे। मनमोहन सिंह वॉज अ गुड मैन। तो राहुल गांधी 10 साल अपनी लाइफ के जवानी के उन्होंने देखे हैं, वो रिमोट कंट्रोल की सरकार के। उनको लगता है अभी भी ऐसे होना चाहिए कि जब वर्ल्ड लीडर बाहर से आए वो पहले राहुल गांधी को मिले, उसके बाद जाकर वो मोदी जी को मिले। बट ये हो नहीं सकता। ये जो पागलपन उनके दिमाग में है, तभी बोलता हूँ एलओपी, लीडर ऑफ पागल्स, कि जहां पर इनको लगता है कि हमारे पास एक एंटाइटलमेंट है कि कुछ भी होगा भारत में, भारत को हमें सर्व करना है, हमें भारत को सर्व नहीं करना। ये इनके दिमाग से जा नहीं सकता। इसलिए मैं शुक्रिया अदा करता हूं, हमारे जितने भी स्टेट्स के इलेक्शंस अभी तक रिसेंटली हुए, सब ने इनको दिखा दिया कि तुम्हारी औकात क्या है। थैंक्स टू बिहार, थैंक्स टू महाराष्ट्र, थैंक्स टू दिल्ली, थैंक्स टू हरियाणा एंड थैंक्स टू एवरी स्टेट। अभी तो सुना है झारखंड भी जा रहा है इनके हाथ से। तो ये जो एंटाइटलमेंट का इनके दिमाग में है कि पुतिन को मेरे साथ आके मिलना चाहिए, मैं पुतिन को ना मिलूं, पुतिन आए तो मेरे साथ मेरे घर पे मुझे मिलने आए। पुतिन इतना बड़ा बेवकूफ नहीं है कि मोहम्मद तुगलक रोड पे जाके मिलेगा। ना मोहम्मद तुगलक है वो, तो ना ही मोहम्मद तुगलकों को जैसे लोगों को मोहम्मद तुगलक रोड पे जाके मिलेगा। और जो जी विधि का विधान देखिए, माँ 10 नंबरी, 10 जनपद, खुद मोहम्मद तुगलक तो मोहम्मद तुगलक रोड। जी। और दूसरा मजेदार बात ये कि एलओपी है, इस बात की याद उनको तब नहीं रहती जब वो भारत के को बदनाम करते हैं विदेश में जाकर, जब कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, आइए हमारे देश में लोकतंत्र को बचाइए। जब वो ये कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप की हाँ में हाँ मिलाते हुए कि भारत तो डेड इकोनॉमी है, जब वो इस बात को लेकर कोसते हैं कि भारत के रिश्ते रशिया के साथ अच्छे क्यों हो रहे हैं, जब वो ये प्रोपेगेंडा चलाते तब उनको याद नहीं आता कि एलओपी होने के नाते उनके कुछ कर्तव्य भी हैं, अधिकार उनको बड़े अच्छे तरीके से याद है। लेकिन ये बताइए कि अब जब ये समझौते भारत और रशिया के बीच में हो रहे हैं, तो अगले हफ्ते ट्रेड डील को लेकर अमेरिका का एक डेलीगेशन भारत आने वाला है, उस पर क्या कोई असर पड़ सकता है? हाँ जी, पहली बात ये है कि जो हमारी ट्रेड डील है, मेरी अपनी जो खबर है अमेरिका से, वो ऑलरेडी फाइनल हो चुकी है। हमारी जो टर्म्स हैं, हमने फाइनल कर दिए। जो हमने देना है, क्या लेना है, वो दोनों तरफ से फाइनल है। ये मैं नहीं बोल रहा, ये डोनाल्ड ट्रंप के खुद के ट्वीट्स हैं, उनकी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की स्टेटमेंट्स हैं, और भारत की जो हमारी मिनिस्ट्री है, कॉमर्स मिनिस्ट्री है, पीयूष गोयल जी की स्टेटमेंट्स हैं कि वी हैव ऑलरेडी फाइनलाइज्ड द डील। मैंने पहले बोला था कि नवंबर एंड तक ये डील फाइनल हो जाएगी, वो फाइनल हो चुकी है। अब सिर्फ टैरिफ की बात है कि हमारे ऊपर टैरिफ लगेगा कितना। मोदी जी ने बोला कि मैं 15% से ऊपर मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। जो लोएस्ट टैरिफ है किसी भी दुनिया में किसी भी कंट्री के ऊपर, वो 15% है अमेरिका का। हम रेडी हैं कि 15% लगा दीजिए, हम भी आपके ऊपर 15% लगाएंगे, इससे ऊपर हम नहीं लगाएंगे। तो वो 17% बोल रहे हैं, हम 15 बोल रहे हैं। ये हो सकता है कि 15 नहीं 16 पे जाकर बीच में कहीं ना कहीं एग्रीमेंट हो जाए। एज फार एज बाकी की जो डील की टर्म्स हैं वो ऑलरेडी फाइनल हो चुकी है। तो अगले हफ्ते जब उन्होंने आना है, इट इज गोइंग टू बी, आई एम प्रेटी श्योर इट इज गोइंग टू बी फॉर्मलाइज्ड। पुतिन के भारत में आने से ट्रेड डील के ऊपर कोई असर पड़ेगा, ऐसा नहीं हो सकता। अमेरिका की जो ट्रेड डील है, उसका रशिया के साथ हमारी जो ट्रेड डील चल रही है, उससे कोई लेना देना नहीं है। रशिया के साथ हमारी अलग से है, अमेरिका के साथ हमारी अलग से है। सेकेंडली, अमेरिका ने हमारे को प्रेशर डाला कि अब रशिया से तेल मत खरीदिए। हम्म। हमने बोला ठीक है, आपको कम करना है, हमने कम कर दिया। हमने बंद नहीं किया है, हमने 10% कम किया। और हमने बोला जो भी हमें इसकी प्राइस के आसपास हमें को ट्रेड डील देगा, हम लेने को तैयार है। अमेरिका ने हमें ऑफर किया कि आप हमारे से गैस ले लीजिए या हमारे यहाँ पर तेल ले लीजिए। हमने लेना शुरू कर दिया। हमने 10% कम किया रशिया से, लेकिन 10% हम अमेरिका से ले रहे हैं। तो देर इज जिसको बोलते हैं कि हमारा पुतिन के साथ हमारा जो रिलेशन है या उनका भारत में आना, उसका अमेरिकन ट्रेड डील के साथ कोई लेना देना नहीं है। ट्रेड डील इज जस्ट अ टूल टू नेगोशिएट विद अस। किसके लिए? क्योंकि उसको लगता है कि भाई अनफेयर ट्रेड डील है, हम टैरिफ लगाते हैं, वो टैरिफ लगाते नहीं है भारत के प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो दिस इज अ मैटर बिटवीन अमेरिका एंड इंडिया। व्हाट इज रशिया टू डू विद इट? रशिया। और सेकेंडली, अगर अमेरिका ये सोचता है कि वो डिसाइड करेगा कि हम दोस्ती किससे करेंगे, हम ट्रेड किससे करेंगे, कौन सी करेंसी से करेंगे, वो टाइम चले गए जहां पर दुनिया के ऊपर दादागिरी अमेरिका थोपता था एक तरह से। दैट टाइम इज ओवर। और अगर इन्होंने प्रेशराइज करने की कोशिश और करी, तो पुतिन एक बार बोल चुके हैं कि अमेरिका को सीखना चाहिए कि भारत के साथ बात कैसे करनी है। ये वो कंट्री है जो झुकता नहीं है अब। ये वर्ड अब जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि वो दिखा रहे थे ये कांग्रेस की सरकार नहीं है,
ये मोदी की सरकार है, यू शुड नो हाउ टू स्पीक टू देम। और दादागिरी तो मोदी कभी सहन करते ही नहीं है। जी। और आपने ये जो बात कही ना कि भारत ने 10% ऑयल कम खरीदना शुरू किया है रशिया से, उसके पीछे की कहानी भी दरअसल ये है कि वहां की जो 2 कंपनियां भारत को तेल दे रही थी, उन पर सैंक्शंस लगाए अमेरिका ने। इस वजह से उनका तेल महंगा हो गया, क्योंकि सैंक्शंस लग के भारत डील कर भी नहीं सकता उनके साथ। इसीलिए भारत ने अमेरिका की तरफ रुख किया, जिन्होंने उतने ही दाम पर भारत को तेल उपलब्ध करवाया है। ये वजह है, अमेरिका इस तरह के अड़ंगे डाल रहा है और फिर उसके बाद प्रोपेगेंडा उसका मीडिया ये फैलाता है कि भारत ने तेल खरीदना कम कर दिया। भारत ने तेल खरीदना कम नहीं किया, सैंक्शंस की वजह से सब कुछ हुआ है। लेकिन आपको लगता है कि पुतिन के भारत दौरे के बाद एक नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार हो रहा है? देखिए, वर्ल्ड ऑर्डर इज ऑलरेडी मेड। वर्ल्ड ऑर्डर मेड का मतलब है कि जो पिलर था पूरे दुनिया को, क्या बोझ उठाने वाला, जैसे अमेरिका बोलता था सारी दुनिया का बोझ हम उठा के चलते हैं, एक कूली मूवी का जो सीन था, वो वाला हाल अमेरिका का था। लेकिन पिछले अगर 5 6 सालों में देखें, स्पेशली आफ्टर कोविड, हमने एक चीज नोट करी है कि अमेरिका के पास वो शक्ति नहीं रही। भाई यहाँ तक ये हाल हो गया था कि वो जो बाइडेन का प्रेसिडेंट था, ही वॉज कॉलिंग सऊदी अरेबिया के मोहम्मद बिन सलमान को, उन्होंने फोन उठाना बंद कर दिया था। तो बाइडेन का खुद का बोलना था कि मैं वर्ल्ड लीडर्स को फोन करता हूं, मेरा फोन उठाते नहीं है, जबकि पहले उल्टा काम होता था। तो यानी कि अमेरिका को समझ आ गया कि हमारी पावर अब कम हो गई है, दुनिया हमें उतना सीरियसली नहीं लेती। मिलिटरली हमने उनका हाल देख लिया कि भाई F-35 वहां पे यहाँ पर 36 दिन धक्के खाता रहा, उड़ने से भी उड़ भी सका नहीं है वो। ऑपरेशन सिंदूर में हमने देख लिया, इनके सारे हथियार हमने फेल किए। तो मिलिटरली अब डाउन है, डिप्लोमेटिकली आपसे कोई बात करना नहीं चाहता, इकोनॉमिकली $38 ट्रिलियन का लोन है जो आप वापस कर नहीं सकते। तो आपके पास पावर कौन सी है? एक पुरानी पावर है जिसके ऊपर आप नाचते जा रहे हैं। वही जैसे राहुल गांधी है कि पुरानी पावर थी, पहले 70 साल पहले दादे परदादों के पास सब संपत्ति है और वो प्रधानमंत्री थे। तो आप आज भी वो उसी फतूर में है कि प्रधानमंत्री आज भी मैं ही हूँ या कल को भी मैं ही रहूंगा। तो अमेरिका की वो पावर कम हो गई है। तो पावर उनको समझ आता है, डोनाल्ड ट्रंप को समझ आती है कि अमेरिका इज अ डाइंग डाइंग कंट्री, उसकी पावर नहीं रही, तो मल्टीपोलर वर्ल्ड तो होगा ही होगा। चाइना चाहता है कि दुनिया में 2 ही पावर रहे, एक अमेरिका और एक चाइना, यानी कि एक सिर्फ यूनिपावर पावर की बजाय शुड बी डुअल पावर। अमेरिका भारत ने बोल दिया इट शुड बी मल्टी पावर। मल्टीपोलर कैसे? कि अफ्रीका एक पोल है, साउथ अमेरिका एक पोल है, साउथ ईस्ट एशिया वो एक पोल है, भारत भी एक पोल है, चाइना भी पोल है, रशिया भी पोल है। सभी अपने अपने पोल्स को आप संभालिए। जैसे हमने बोल दिया कि अगर हम एक पोल है तो ग्लोबल साउथ भी हमारा एक पार्ट है, वी आर अ पोल। आप नेटो ने आपने अपना एक पोल बना लिया, तो ये मल्टीपोलर वर्ल्ड हम इस तरह से बात कर रहे हैं। आप अपने पोल को संभालिए, हम अपने पोल को संभालेंगे। तो ये जो लड़ाई है वो यूनिपोलर से ड्यूल पोल पोलो और उससे मल्टीपोल, ये उसकी लड़ाई है। तो उसमें जीतेगा कौन? अब हो क्या रहा है, जब हमने G20 को G21 किया, हमने अफ्रीकन कंट्रीज को पहली बार बताया कि तुम्हारी भी तुम भी एक पोल हो और हम तुम्हें आगे लेके जाएंगे। यूनाइटेड नेशन के अंदर हम परमानेंट सीट की बात, हम सीट नहीं चाहिए, अफ्रीका को चाहिए, लैटिन अमेरिका को चाहिए, साथ में हमें भी वो सीट मिलनी चाहिए। हम 12 सीटों की बात करते हैं इंस्टेड ऑफ 5 सीट्स। तो ये मल्टीपोलर वर्ल्ड की शुरुआत ऑलरेडी मोदी जी कर चुके हैं 5 साल पहले। बस ये है कि सामने अभी रिजल्ट दिखा नहीं है, बट पोल्स ऑलरेडी बन चुके हैं। अमेरिका यूनिपोलर वर्ल्ड अब कंटिन्यू कर भी नहीं सकता, ना हैसियत है, ना डिप्लोमेटिकली, ना मिलिटरीली, ना इकोनॉमिकली। जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बहुत कुछ बदल रहा है दुनिया में। चलिए, भारत और रशिया के जो रिश्ते एक नए आयाम पर पहुंच रहे हैं, उसमें तो चाइना ने कुछ ना कुछ पॉजिटिव अपने लिए तलाश लिया है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इस मुलाकात को देखकर कैसे रिएक्ट करेंगे, क्या कुछ मैसेज उनको मिलेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन आपने समय निकालकर सुमित जी इस विषय पर बहुत ही गहरी जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय सिया राम। जय सिया राम।